हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। वो कहते हैं कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, आदतें बदल सकते हैं। और अगर आपने आदतें बदल ली तो आपका भविष्य अपने आप बदल जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि इस टाइम में, जिस टाइम में आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, ऑफलाइन नहीं हो रही है, तो ऑनलाइन क्लास लेने की एक आदत बना लो, अपनी आदत चेंज कर लो। अगर आपने अपनी आदत चेंज कर ली, ऑनलाइन क्लास रेगुलर ले रहे हैं, कंटिन्यूसली ले रहे हैं, तो अपने आप भविष्य बदल जाएगा। तो चलो हम इस भविष्य बदलने के ही जो संदर्भ में अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। टॉपिक हमारा है एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम जो कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से इस लेक्चर में हम करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है। 4 क्वेश्चंस आपके सामने बराबर लिखे हुए हैं। उसमें सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज नंबर 7.2 का। अब आप देखिए लिखा क्या है, फाइंड द रेशियो। क्या फाइंड करना है आपको? रेशियो फाइंड करना है। इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, कि एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट के ये 2 पॉइंट्स हैं, ए और बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और -5 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -4 और 5। ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हमें वो रेशियो फाइंड करना है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 1, -5 एंड बी -4, 5 इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के द्वारा ये डिवाइडेड हो। तो अब देखिए आपका ये एक्स एक्सिस है, जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस होता है, और जो वर्टिकल एक्सिस होता है वो क्या होता है आपका वाई एक्सिस होता है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो सोच लेते हैं कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर है, ये एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, तो एक्स पे एक पॉइंट है, तो वाई का कोऑर्डिनेट इसके लिए हम क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे वाई का कोऑर्डिनेट। और हमें अब इसका फाइंड करना है कि जो है वो किस रेशियो में ये डिवाइड करता है। तो हमें सेक्शन फार्मूला हमें पता है, तो सेक्शन फार्मूला पता है तो पहले तो हम ये ले लेते हैं कि ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये क्या है आपका y2 है। अब आपके पास रेशियो पता नहीं है आपको, तो रेशियो है, लेट हमारा जो रेशियो है वो हम m1 और m2 रेशियो ले लेते हैं। रेशियो है m1 रेशियो m2, ये रेशियो हमने ले लिया, ठीक है। अब ये रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। रेशियो कैलकुलेट करना है तो हमको फॉर्मूला क्या काम में लेना पड़ेगा? x इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे x तो हमारे पास पॉइंट तो दे रखा है, तो हम y का जो है वो कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे। यहाँ 0 की जगह क्या आएगा, ठीक है। ये हमें जो है वो y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम m1 और m2 का रेशियो फाइंड कर रहे हैं, तो y के लिए हम ले लेंगे y इज इक्वल टू यहाँ पे m2 और y1 प्लस m1 और y2, ये लिया हमने। इसके बाद में लिया हमने m1 प्लस m2। अब आप देखिए y के लिए यहाँ पे क्या है? 0 है, तो y के लिए 0 था, हमने 0 ले लिया। और m2 क्या है इसके अंदर? m2 ये, क्योंकि ये तो हमें फाइंड करना है, ठीक है, रेशियो तो फाइंड करना है। और y1 क्या है आपके पास? y1 जो है वो -5 है, प्लस m1 क्या है? m1 हमें फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। और इनटू जो है वो आपके पास y2 क्या है? y2 है आपके पास 5। अपॉन आप क्या कर देंगे? m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 कर दिए। अब आपको क्या करना है? आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो जब इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना, तो ये 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 0 इज इक्वल टू -5m2, -5m2 हो गया। और फिर इसके बाद में आ गया आपका प्लस 5m1, ये आ गया आपके पास। अब हम क्या कर सकते हैं? m1 को इधर शिफ्ट कर लें, तो m1 को हमने इधर शिफ्ट कर लिया, तो ये आ गया -5m1 इज इक्वल टू -5m2। ये -5m2 आ गया आपके पास, ठीक है।
यहाँ हमने लिख दिया माइनस का 5m2। अब देखिए माइनस से माइनस को हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस से माइनस को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो अब ये देखिए यहाँ पे ये है 5 वन सा 5 और ये 5 वन सा 5, यानी कि हमारे पास m1 इज इक्वल टू m2 आ गया। m1 और m2 दोनों इक्वल है। अब हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1/1, यूँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, m1 इज इक्वल टू m2, यानी रेशियो क्या आ गया हमारे पास, रेशियो आ गया हमारे पास 1:1। तो इस तरह से ये जो है वो 1:1 के फॉर्मेट के अंदर है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1:1 का जो है वो उसमें आ जाएगा। अब हमें जब ये 1:1 के फॉर्मेट में डिवाइड हो गया तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें फाइंड करने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो देखिए आपके पास m1 और m2 तो आ ही गया, m1:m2, ये आ गया आपके पास 1:1। जब 1:1 आ गया तो अब आप है वो x के कोऑर्डिनेट्स आप ऐसे फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू आप क्या ले लेंगे इसके अंदर, x इज इक्वल टू ले लेंगे m2x1 प्लस m1x2 अपॉन जो है वो आप क्या ले लेंगे, m1 प्लस m2 ले लेंगे आप। तो यहाँ देखिए x के कोऑर्डिनेट के लिए आप क्या करेंगे, m2 क्या है आपके पास, m2 1 है, ठीक है, m2 आपके पास 1 है, और साथ ही साथ जो है वो इसमें x1 क्या है, x1 है वो भी आपके पास 1 है, प्लस m1 क्या है आपके पास, m1 भी 1 है, ठीक है, और इनटू जो है वो आपके पास ये इनटू जो है वो आपके पास x2 क्या है, x2 जो है वो -4 है आपके पास, ये -4 अपॉन आप क्या ले लेंगे m1 m2। तो m1 और m2 क्या है 1 + 1, इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आ गया 1 और ये आ जाएगा -4, ठीक है, 1 और -4, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे और अपॉन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -3/2। तो यहाँ x के लिए क्या आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा। अब रही बात है वो अगर हम y के लिए कैलकुलेट करते हैं तो y के लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है, हाँ। तो अब इस फार्मूले के बेस पे देखिए आप y के लिए कैलकुलेट कर लीजिएगा आप इसमें, कि जैसे m2 क्या है, m2 1 है, और y1 क्या है इसके अंदर, y1 जो है वो आपके पास -5 है, प्लस m1 क्या है, m1 जो है वो आपके पास में है वो भी 1 है, और y2 क्या है आपके पास, y2 है वो 5 है, अपॉन क्या कर लेंगे आप, अपॉन m1 + m2 यानी 1 + 1। अब आप देखिए यहाँ पे ये देखिए ये जो है वो आपके पास आ गया -5 और ये आ गया आपके पास +5, अपॉन क्या आ गया 2, तो 0/2, तो ये क्या आ जाएगा 0। तो देखिए y के लिए हमारे पास पहले से भी 0 था और अब भी क्या आ रहा है 0, तो यहाँ पे ये वेरिफिकेशन भी हो जाता है, इससे हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो पहले हमने सबसे पहले स्टेप में क्या फाइंड आउट किया, रेशियो फाइंड आउट किया है, ठीक है। इसके बाद में दूसरे स्टेप में हमने क्या फाइंड किया, हमने x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे इसकी जगह क्या आएगा -3/2 आएगा, x का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद में y के लिए, तो y के लिए क्या आ रहा है आपके पास, y के लिए आ रहा है 0, तो 0 पहले से हमने इसको x एक्सिस पे लिया है तो ये 0 आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमने कर लिया ये सम नंबर 5। अब देखिए आप सम नंबर 6, सम नंबर 6 में जब आप देखेंगे इसको सम नंबर 6 को, तो देखिए इसमें आपका ये है कि इफ़ 1 2 4 5 x 6 and 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम आप जानते हैं, पैरेललोग्राम ये क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम आप जानते हैं, पैरेललोग्राम ये है एक पैरेललोग्राम, देखिए इस तरह से हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया, इसके ये कोऑर्डिनेट्स ले लिए हमने a b c और d। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हैं जैसे ये है 1 2, फिर ये जो है वो 4 और y, इनको ऑर्डर में लेना है। ऑर्डर का मतलब पहले a का तो ये है, b का ये है, c का ये है ऐसे, और d का वो है, ठीक है। तो इसका आ गया x और 6, और d का जो है वो हमारे पास है वो 3 और 5 है। इनको हमने पैरेललोग्राम में इनको ऑर्डर में ले लिए। अब हमें x और y की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है।
तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, सबसे पहले जो है वो इसको ले रहे हैं इस तरह से कि जैसे इसका डायगोनल है, ये डायगोनल है आपका AC डायगोनल, और ये जो है वो आपका BD डायगोनल है। तो AC डायगोनल और BD डायगोनल है वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स क्या होते हैं, वो बाइसेक्ट करते हैं। तो यानी ये मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, BD का भी मिड पॉइंट हो गया ये, और ये AC का भी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया है। तो हम फॉर्मूला मिड पॉइंट वाला लगा लेते हैं इसके अंदर। किस तरह से लगाएंगे, जैसे मान लीजिए ये है आपका x1 और ये है y1, ठीक है। तो हमने ये ले लिया x1 और ये ले लिया हमने y1, और ये इधर ले लिया इसको x2 और इसको ले लिया हमने y2 ले लिया, ठीक है, x2 और y2। अब आप देखिए इसके अंदर जैसे ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। इधर देखिए तो अब हमने क्या किया इसके अंदर, जैसे x1 y1 x1 प्लस x2 अपॉन 2 कर दिया हमने, और इज इक्वल टू हम क्या करेंगे y1 प्लस y2 अपॉन क्या कर देंगे हम 2 कर देंगे। अब आप देखिए x1 क्या है इसका 1 है, x2 क्या है इसका x है, अपॉन क्या कर दिया आपने 2 कर दिया, इज इक्वल टू अब y1 और y2 देखिए इसके अंदर y1 क्या है आपका 2 है, इसमें y2 क्या है आपका 6 है, और इसके बाद में जो है वो अपॉन क्या कर दिया आपने 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास यहाँ पे, तो ये आ गया 1 प्लस x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 7 आ गया। अब हम बात करते हैं, जैसे ये डायगोनल हमने लिया पहले, AC डायगोनल ले लिया, टेकिंग AC डायगोनल लिया हमने। अब इसके बाद में हम दूसरा डायगोनल ले लेते हैं BD डायगोनल, तो हम लिख देंगे टेकिंग डायगोनल BD डायगोनल हम ले रहे हैं इसमें, ठीक है। तो BD डायगोनल ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो हम ये ले लेंगे, जैसे इसके लिए ले लेंगे, जैसे मान लीजिए पहले वाले ये x1 y1 को मिटा देते हैं हम, इसमें x2 y2 को मिटा देते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं x1 y1 और ये x2 और ये y2 है। तो देखिए यहाँ पे हम फार्मूला जो है वो हमारे पास वही x1 y1 का है, तो देखिए x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब यहाँ पे आप देखिए x1 क्या है इसमें 4 है, x2 क्या है इसके अंदर x2 जो है वो 3 है, अपॉन क्या कर दिया हमने 2। इसी तरह से जैसे y1 देखिए आप, y1 क्या है y है आपके पास, और y2 क्या है आपके पास y2 है वो 5 है, और अपॉन क्या कर दिया हमने 2 कर दिया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये आ गया आपके पास y प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ गया 7 और y इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। तो इस तरह से हम है वो x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी इसको ऑर्डर में लेना है, पहले ये कोऑर्डिनेट्स, जैसे ये पहले कोऑर्डिनेट x A के लिए ये लिया, B के लिए ये, C के लिए और D के लिए ये, और इस तरह से हमने जो है ये मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज़ में लिया। इसके बाद में देखिए आगे आते हैं हम, जो सम नंबर है वो हमारा है वो 7th है। 7th सम देखिए आप, इसमें बहुत इजी से सम है, वैसे कोई ज़्यादा बहुत टिपिकल सम नहीं है, बट थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर आपको इनको करना है, क्योंकि जब भी व्हेनेवर यू राइट द वैल्यूज़ तो वहाँ पे मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी होती है। अब आप देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A, यानी A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं, वेयर AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे हम एक सर्कल बना लेते हैं, आपके सामने देखिए ये सर्कल है और सर्कल का ये एक डायमीटर है, ठीक है, जो सेंटर से पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं डायमीटर बोलते हैं। यहाँ पे जो है वो हमें ये इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें है वो पता है B पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और A के कोऑर्डिनेट्स हमें कैलकुलेट करने हैं, बताना है। तो देखिए आपके सामने ये सर्कल है, तो आप जानते हैं कि ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। सेंट्रल पॉइंट इट मीन्स कि अगर हम सेंटर को O मान लें तो O से A तक का डिस्टेंस और O से B तक का डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे यहाँ पे सेम रहेंगे।
इट मीन्स यहाँ पे डिस्टेंस सेम रहेंगे, तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 1:1 के रेशियो में है, वो 1/1 के रेशियो के अंदर है, वो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको जो है वो पॉइंट्स लेने हैं, तो वो क्या लेने हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने ले लिया, यहाँ पे x और y ले लिया, मान लीजिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x और y हैं, तो हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। पहले x का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे x का फॉर्मूला लगाया हमने, तो ये लिख दिया हमने m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1m2, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए ये जैसे ये आपके पास है वो इस सेंट्रल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, तो यहाँ पे x की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। और m2 क्या है, इसके अंदर 1 है, और x1 जो है वो हम इसको ले लेंगे x1, और इसको x2, इसको y1 ले लेंगे। और यहाँ पे इसको x1 और y1, एक को x1 ले लिया हमने, इसको y1 ले लिया, इसको x2 ले लिया, और इसको हमने y2 ले लिया। तो देखिए x1 क्या है आपके पास, x1 है x प्लस m1 क्या है, m1 भी 1 है, और m2 के x2 क्या है आपके पास, x2 जो है वो 1 है, अपॉन आप क्या कर देंगे इसके अंदर m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, इसके अंदर 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये x प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, और x इज इक्वल टू हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया। अब देखिए अब y के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं यहाँ पे, तो हम ले लेंगे y इज इक्वल टू क्या ले लेंगे हम, यहाँ पे ले लेंगे m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2 ये ले लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे m2 की वैल्यू क्या है, 1 है, और y1 की वैल्यू क्या है इसके अंदर, y1 की वैल्यू y है, प्लस m1 की वैल्यू 1 है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए आपका m1 है और ये m2 है, ये m1 ये m1 m2, ठीक है। और यहाँ पे देखिए y2 की वैल्यू आप क्या लेंगे, y2 की वैल्यू आपके पास 4 दे रखी है, तो आपने ले लिया 4 अपॉन क्या कर देंगे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और y की जगह क्या रख देंगे आप, -3 रख देंगे, यहाँ पे ये -3 रख दिया। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -6 आ गया, और यहाँ पे आ गया y प्लस 4 आ गया यहाँ पे। अब हम जैसे इसको 4 को इधर ले आएंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10। तो यहाँ पे देखिए a के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए। a के कोऑर्डिनेट्स क्या आए, x के लिए तो क्या आया आपके पास 3 आ गया, और y के लिए क्या आ गया -10 आ गया। तो इन दिस वे बाय यूजिंग द सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके और हम जो है वो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है वो सेक्शन फार्मूला से ही हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें अब करना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन नंबर 8 को आप समझिए, देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है, क्या डिमांड है इसकी, और जो डिमांड है उस डिमांड को हमें कंप्लीट करना है। देखिए क्या लिखा है इसमें, इफ़ a एंड b आर -2 एंड 2 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। तो देखिए पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ये लाइन है, इसको आप नाम देंगे AB नाम दे दिया। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं -2 और -2, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इसके, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 और -4, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब इसमें देखिए आगे ये लिखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। अब यहाँ पे P पॉइंट, एक P पॉइंट लेंगे यहाँ पे AB पर, सच दैट AP इज 3/7 ऑफ AB, कि यानी AB का ये AP जो है वो 3/7 पार्ट है, 3/7 पार्ट है, तो इसका मतलब है कि ये PB तो कितना पार्ट रह गया इसमें, 4/7 पार्ट रह गया, ये कितना पार्ट रह गया आपका 3/7 पार्ट। इट मीन्स इसका रेशियो क्या आ जाएगा आपका, इसका रेशियो आ जाएगा 3:4, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 3/7 पार्ट है और ये 4/7 पार्ट है, तो यहाँ पे इसका रेशियो क्या आ जाएगा 3:4। अब देखिए आप ले लीजिए इसमें x1 इसको ले लीजिए, y1 इसको ले लीजिए, और m1 इसको ले लीजिए आप, m2 इसको, और x2 इसको ले लीजिए, और y2 इसको ले लीजिए आप। अब आपको इसके पॉइंट फाइंड करना है, तो वही सेक्शन फॉर्मूला हम काम में लेंगे, x इज इक्वल टू वही m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, पहले ये ले लिया हमने,
ठीक है, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। जैसे m2 क्या आपके पास 4 है और x1 क्या आपके पास -2 है, प्लस m1 क्या है आपके पास, m1 है वो 3 है, और x2 क्या है, x2 आपके पास 2 है। ठीक है, अपॉन आप m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4 यानी कि 7 हो जाएगा, 3 प्लस 4 यानी 7 हो जाएगा। इट मीन्स इसको हम क्या करेंगे, जैसे ये माइनस का 8 आ गया और ये 3 2 जा 6 आ गया, 6 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 और 4 7, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखिए आप 2 बच रहा है ना, तो -2 अपॉन 7। तो x के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके पास, यानी यहाँ पे x के लिए हम क्या लिख देंगे, -2 अपॉन 7 लिख देंगे। अब देखिए अब y के लिए देखिए आप, y के लिए क्या आ जाएगा फॉर्मूला m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ देखिए ये वैल्यूज़ आप पुट करेंगे m2 की वैल्यू, तो m2 क्या है इसमें 4 है और y1 क्या है इसमें -2 है। फिर m1 देखिए, m1 क्या है इसमें 3 है और y2 क्या है इसके अंदर -4 है, अपॉन आप क्या ले लेंगे 3 प्लस 4। अब ये देखिए आप, ये आ गया माइनस का 8 और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 4 जा 12, माइनस का 12 आ जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस का 8 आ गया और ये कितना आ गया आपके पास 7 आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 20/7, माइनस का 20/7। ये 18 और 8 और 12 कितना होता है 20। ठीक है, माइनस का साइन वैसे ही आ जाएगा, तो ये माइनस का 20/7। तो यहाँ पे इसके p के हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। यहाँ पे हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, -2/7 आ रहा है और 20 माइनस का 20/7 आ रहा है। तो इस तरह से वी कैन कैलकुलेट इट। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर 3/7 पार्ट है, ठीक है, तो आपका एक पार्ट 3 है और बाकी इसमें से इसको माइनस कर लो आप, 7 में से 3 को माइनस करोगे तो बाकी अगला पार्ट क्या है आपका 4। जैसे मान लीजिए आपके पास ये रेशियो इस तरह से आ जाते हैं कि जैसे ये 5/8 है, तो हम क्या करेंगे 5 पार्ट तो ये हैं और 3 पार्ट वो हैं, यानी 8 में से हम 5 को माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया 2/7 का मतलब है कि यहाँ 2 पार्ट ये हैं और बचे हुए 5 पार्ट वो हैं, यानी 7 में से 2 को माइनस कर लो। तो ये जो है वो यहाँ पे इस पार्ट के अंदर दे रखा कि ए बी का 3/7 पार्ट ए पी है, तो हमने लिख दिया कि ये ए पी 3/7 पार्ट है ए बी का, तो 4/7 पार्ट उधर बच गया था। तो इस तरह से हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, इस सॉल्यूशन को हम इस तरह से करेंगे। इसके बाद में जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें आप थोड़ा दिमाग खपाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको लगेगा कि ये भी है वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और जितना ज़्यादा दिमाग लगाओगे उतना ही ज़्यादा है वो सॉल्यूशंस के पास में पहुंच जाओगे। तो अब आप देखिए आपके सामने है वो क्वेश्चन नंबर है वो 9 हम करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, देखिए ये बड़ी सी लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और इस लाइन सेगमेंट का नाम क्या है ए बी। ए के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं -2 और 2, और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, वो भी दे रखे हैं आपको 2 और 8। ये बी के कोऑर्डिनेट्स है, ये ए के कोऑर्डिनेट्स है, ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, और इस लाइन को हमें वो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करना, तो देखिए पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया और चौथा पार्ट ये हो गया। ऐसे करके हमने इसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। अब देखिए अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो ये मिड पॉइंट हो गया ना, यहाँ पे ये मिड पॉइंट हो गया, देखिए ठीक है, मिड पार्ट हो गया, इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट ये हो गया और इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट ये हो गया। तो हमें मिड पॉइंट फार्मूला हमें यूज़ में लेना है। तो देखिए कैसे लेंगे हम मिड पॉइंट के लिए, हम यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए ये ए बी सी है, तो ये एक्स वाई और जेड के लिए हम फाइंड कर रहे हैं। तो जो वाई के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करेंगे तो ये मिड पॉइंट से फाइंड कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, जैसे ये x1 और ये y1 है और ये x2 और ये y2 है, ठीक है, तो हम x1 प्लस x2/2 कर देंगे सबसे पहले। तो x1 प्लस x2/2 किया हमने, तो क्या किया, x1 क्या है -2 और x2 क्या है आपके पास 2 और अपॉन क्या कर दिया 2, तो यहाँ पे 0/2 आया, तो मतलब आ गया 0। अब इसी तरह से आप कर देंगे y1 प्लस y2/2। तो इसमें देखिए y1 क्या है आपके पास 2 है और y2 क्या है आपके पास है वो 8 है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 10/5 यानी 10/2, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा, ये आ गया आपका 5। तो यानी इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास 0 और 5।
अब आप देखिए, अब आपको ये पॉइंट फाइंड करना है, ये यानी ये दोनों का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है, तो इस केस में देखिए हम ये तो हमने किसके लिए फाइंड किया, इसके लिए y के लिए फाइंड किया है। अब आप देखिए इसके अंदर हम इसके लिए फाइंड कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे। अब x1 y1 इसको ले लेंगे और x2 y2 इसको ले लेंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे इसका पॉइंट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 कर दिया हमने। अब देखिए x1 क्या है इसका -2 है और x2 क्या है इसके अंदर 0 है, अपॉन क्या ले लेंगे अपन 2, तो ये आ जाएगा -1। ऐसे ही y1 प्लस y2/2 है, तो देखिए इसमें y1 क्या है आपका, y1 है 2 और y2 क्या है आपका 5 है, अपॉन 2 कर दिया, तो ये आ गया आपके पास 7/2। तो यहाँ पे देखिए इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, एक तो आ गया -1 और एक आ गया आपके पास 7/2। इसी तरह से है वो हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। और आपको ये मालूम है कि ये जो है ये पॉइंट है इन दोनों के बीच का, यानी y और b के बीच का पॉइंट है z, तो x1 y1 हम इसको ले लेंगे और x2 y2 जो है, या x2 y2 इसको भी ले सकते हैं और x1 y1 जो है वो हमने इसको ले लिया। और इसके लिए हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो देखिए वही फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 कर दिया हमने। अब देखिए x1 क्या है इसके अंदर, x1 है 2 है और x2 क्या है आपके पास, x2 0 है, अपॉन क्या कर दिया हमने 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह से जैसे y1 प्लस y2 है, तो y1 प्लस y2 जो है y1 प्लस y2/2 किया हमने, तो y1 क्या है आपके पास, y1 है 8 और y2 क्या है आपके पास, y2 है 5, तो 8 और 5 13 हो गए, 13/2 आ गया। तो यहाँ पे देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 और 13/2। तो इस तरह से हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज में लेकर के हम इसको कर सकते हैं। तो ये देखिए आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले इन दोनों का मिड पॉइंट ये था, ठीक है, तो हमने इस तरह से फाइंड कर लिया, 0 और 5 आ गया ये। फिर इन दोनों का मिड पॉइंट ये था, तो इसको लेकर के और फाइंड कर लिया, और इन दोनों का मिड पॉइंट ये था, तो इनको लेकर के हमने फाइंड कर लिया। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड इट आउट। अब इसके बाद में आ जाइए आप है वो क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के अंदर है वो, इस क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है 10th वाले क्वेश्चन की। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। अब आप जानते हैं कि रोम्बस क्या होता है, रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल है। रोम्बस क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, और ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है पता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड इक्वल हो उसको हम क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। और चारों साइड इक्वल होने के साथ साथ अपोजिट साइड जो है वो अपोजिट एंगल है वो इक्वल हो, और अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल हो, उसको हम क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। अब आप देखिए रोम्बस के वर्टिसेस हमें दे रखे हैं, वर्टिसेस क्या क्या दे रखे हैं, 3 0 4 5 -1 और 4, और दे रखा है -2 और -1, ये इसके वर्टिसेस हमें दे रखे हैं, रोम्बस के वर्टिसेस दे रखे हैं। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है इस रोम्बस का एरिया। अब देखिए एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड करने के लिए देखिए रोम्बस का एरिया जो होता है ना, उसके लिए एक फॉर्मूला काम में लेते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस इज इक्वल टू हम लिखते हैं इसमें 1/2 d1 इंटू d2। अब यहाँ पे d1 और d2 क्या है, डायगोनल्स हैं इसके। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला डायगोनल तो हम यहाँ से ले लें, जैसे ABCD इसको नाम दे दें ABC और D, तो पहला डायगोनल तो कौन सा हो जाएगा, AC डायगोनल हो जाएगा। तो पहले तो हम AC डायगोनल की लेंथ फाइंड कर लें, ठीक है, इसके बाद में फिर हम वो BD डायगोनल की लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम AC डायगोनल की लेंथ फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए डिस्टेंस फार्मूला से भी हम कर सकते हैं इसको, जैसे डिस्टेंस फार्मूला से हम इसको करते हैं AC डायगोनल के बीच का डिस्टेंस, यानी AC डिस्टेंस, AC डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें वो फार्मूला हम काम में लेंगे, रूट वाला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला हमने काम में लिया। अब इसमें देखिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जैसे मान लीजिए x1 x2 क्या ले रहे हैं आप, जैसे x1 y1 x2 y2, ये दोनों देखिए आप यहाँ x1 y1 आप ये ले लीजिए 3 और 0, और x2 y2 जो है वो यहाँ पे -1 और 4।
अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, जैसे x2 की वैल्यू क्या है -1 है और x1 की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये कर दिया आपने स्क्वायरिंग इसका, प्लस देखिए y2 की वैल्यू क्या है इसके अंदर, y2 की वैल्यू जो है उसमें 4 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है इसके अंदर 0 है, तो इसका भी स्क्वायरिंग कर दिया हमने। अब देखिए इनका स्क्वायरिंग करने से आपको क्या मिला, देखिए -4 का स्क्वायरिंग कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे भी -4 का स्क्वायर है तो ये भी हो गया 16, तो ये 16 और 16 यानी क्या हो गया 32, √32 आ गया आपके पास, क्या आ गया आपके पास √32 आ गया। अब √32 को अगर सिंपल फॉर्म में लिखे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 32 की फैक्टर की हमने, जैसे ये 2 16 2 8 2 4 2 2 और ये जो है 2 1, देखो अब इसको क्या, ये दोनों का पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, यानी 4√2 भी हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं इसको 4√2 भी लिख सकते हैं। ये जो है वो इसका डिस्टेंस आ गया। अब देखिए दूसरा डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे इसमें, अब डिस्टेंस है वो BD डायगोनल का, तो डायगोनल BD लेंगे अपन, ठीक है। BD डायगोनल में देखिए आप क्या करेंगे, जैसे x1 y1 x2 y2 कौन सा डिसाइड किया आपने, जैसे x1 y1 ये ले लिया -1 और -2 -1 और ये ले लिया आपने 4 और 5, फॉर्मूला वही लगाना आपको, BD डायगोनल इज इक्वल टू क्या किया आपने रूट और x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर कर लिया। अब देखिए x2 क्या आपके पास है, x2 है वो आपके पास 4 है, x1 क्या है, x1 है -2, इसको इस तरह से लिखना आपको, ठीक है। और इसके बाद में देखिए y2 क्या आपके पास, y2 है वो 5 है और y1 क्या है, y1 है आपके पास -1 और इसको भी इस तरह से लिखना है आपको, ठीक है। अब आप देखिए इसके अंदर ये जैसे माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 और 2 6 हो गया और 6 6 जा कितना हो गया 36, और इसमें भी देखिए आप माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5 और 1 6 हो गया, 6 6 ये भी कितना हो गया आपका 36 हो गया। तो ये 36 और 36 दोनों को मिला के कितना हो गया आपका 72, √72 हो गया आपके पास। अब ये √72 है BD डायगोनल आपका, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, जैसे √72 के है ना 72 के फैक्टर कर लो आप इसमें, जैसे हमने फैक्टर किया ये 18 आ गया, पहले 36 आ गया, फिर 36 के बाद में जो है वो हमने किया जैसे ये 18 आ गया, 18 के बाद में जैसे हमने किया ये 2 जो है वो 9 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 3 आ गया, इस तरह से। तो देखिए इसमें से ये पेयर बन गया, इसमें से ये पेयर बन गया, ठीक है। तो यहाँ 3 3 जा, यहाँ पे 3 आ गया, 3 2 जा 6, 6√2 हम इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं अपन 6√2 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों डायगोनल्स हमें पता चल गए, जब अब दोनों डायगोनल्स पता चल गए तो अब हमको क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज में लेना है एरिया ऑफ रोम्बस का। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे कि जैसे 1/2 और D1 क्या है हमारे पास, ये हमारे पास AC D1 ही है ये, ठीक है। और ये जो है वो हमारे पास क्या है, ये √72 या 6√2 जो है वो हमारे पास D2 है, ये क्या है हमारे पास D2 है और ये क्या है हमारे पास D1 है। तो हमने किया लिखा D1 4√2 और फिर D2 लिख दिया हमने, ये क्या आ गया आपके पास 6√2। अब आप देखिए इसमें जैसे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ही आते हैं, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1/2 × 4 × 6 × 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये 6 4 कितना आ जाएगा 24 यूनिट्स, ये इसका एरिया क्या आ जाएगा 24 यूनिट्स आ जाएगा, 6 4 जा 24। तो इस तरह से हम है वो एक रोम्बस का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम, इस सिस्टम से। तो देखिए आपके सामने ये इम्पोर्टेंट सम्स जो हमने किए अभी, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट सम्स जो हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और इनको आपको है वो बहुत अच्छे से करना है। और इसके बाद में हम अगले लेक्चर के अंदर है वो एक्सरसाइज नंबर 7.3 स्टार्ट करेंगे। हालांकि वो एक्सरसाइज आपके सिलेबस में अभी इंक्लूडेड नहीं है, फिर भी वो स्टूडेंट जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है उन स्टूडेंट्स के लिए एक्सरसाइज नंबर 7.3 बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, और उनको वो भी करना है ताकि किसी तरह का कोई डाउट ना रहे, किसी तरह का कोई जो है वो संदेह ना रहे और हमारे एग्ज़ाम के अंदर है
वो बहुत अच्छे मार्क्स आ सकें। इसलिए आपको है वो एक्सरसाइज नंबर 7.3 भी करनी है और ये एक्सरसाइज हम है वो अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।